डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। सबसे पहले देखेंगे हम कि प्रत्यक्षवाद के जनक कौन हैं और इसे कब प्रतिपादित किया गया। तो प्रत्यक्षवाद के जो जनक है वो है अगस्त काम्ते, और उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रत्यक्ष दर्शन में यानी कि पॉजिटिव फिलोसफी में इसे 5 खंडों में प्रकाशित किया। अगस्त काम्ते के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिकता, और प्रत्यक्षवाद की परिभाषा को देखें तो उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक पद्धति से सब कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना। सरल शब्दों में कहें तो प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिक विधि द्वारा सब कुछ समझना और ज्ञान प्राप्त करना। इसमें धार्मिक या तात्विक विचारों का कोई स्थान नहीं, यानी कि ईश्वरीवाद का कोई स्थान नहीं। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा तथ्यों को समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। वैज्ञानिक विधियों द्वारा जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाज भी प्रकृति का एक अंग है। उसमें भी कुछ घटनाएं निश्चित और नियम अनुसार घटित होती है। अगस्त काम्ते ने प्रत्यक्षवाद को धार्मिक और तार्किक विचारों से दूर रखता है। यह सामाजिक घटनाओं की व्याख्या कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि परीक्षण और निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर करता है। उसने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि एक व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो उसे धार्मिक व्यक्ति कहता है कि यह ईश्वरीय इच्छा है, और तार्किक व्यक्ति कहता है कि यह स्वाभाविक नियम है। किंतु वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार यह डॉक्टर मृत व्यक्ति के पास जाकर स्वयं का निरीक्षण, परीक्षण करवाने के पश्चात जहर का विश्लेषण यानी कि जहर कितना फैला है, तब उसके पश्चात मृत व्यक्ति कर प्रकट होगा कि वह ज़्यादा जहर फैलने से मरा है या पहले आता तो वह जीवित रह पाता। यह है प्रत्यक्षवाद, यानी कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही सामाजिक मान्यता प्राप्त करना। अगस्त काम्ते ने प्रत्यक्षवाद को मानसिक विकास के 3 स्तरीय नियमों पर आधारित बताया है। वो 3 स्तरीय नियम हैं: धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर। धार्मिक स्तर के अनुसार अवस्था में समस्त प्राकृतिक घटनाओं का कारण अलौकिक या दिव्य शक्ति को माना जाता है, और तात्विक स्तर में यह अवस्था अनंत होती है। और वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष स्तर जो है वो है सामान्यतः ज्ञान और विज्ञान का कार्य या प्रकृति और समाज में तथ्यों और नियमताओं का अध्ययन करना है, यानी कि वैज्ञानिक विधि का अध्ययन करता है। यह 3 स्तर है। इस तरह प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझता और परिभाषित करता है। इस तरह व्यक्ति वैज्ञानिक स्तर में प्रवेश करता है। आगे हम देखेंगे प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो प्रत्यक्षवाद की प्रथम विशेषता है कि यह यथार्थ है, यानी कि वास्तविक है। यह ईश्वरीय या भाग्यवादी नहीं हो सकता। प्रत्यक्षवाद जो है प्राकृतिक घटनाओं की भली भांति सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती है, जिनकी खोज वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण तथा प्रयोग द्वारा की जा सकती है, किसी काल्पनिक विचारधारा के अनुसार नहीं। फिर है प्रत्यक्षवाद उन घटनाओं या तथ्यों से संबंधित नहीं है जिसका प्रत्यक्ष दर्शन, निरीक्षण नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद की आधारशिला है, यानी कि उसकी मूल जड़ है। यह अपना अध्ययन वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण और प्रयोग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से पूर्ण करता है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का संबंध वास्तविकता से है, काल्पनिक या विश्वास से नहीं। उपयुक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षवाद का मुख्य उद्देश्य जो है मानव के मस्तिष्क को धार्मिक, तात्विक धारणाओं से मुक्त दिलाकर सामाजिक अनुसंधान यानी कि वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाना। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अनुभव आधारित, मूल्य निरपेक्ष, स्वयं सिद्ध, वस्तुनिष्ठ, आदेशमुख तथा संवेद ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आगे है प्रत्यक्षवाद के महत्व, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।
प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव जो है भूगोल में 1950 से 60 के बीच पड़ा, जिसके प्रभाव के कारण क्षेत्रीय विषमता की कटु आलोचना की गई। प्रत्यक्षवाद ने वास्तविक, वस्तुनिष्ठ एवं प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित ज्ञान प्राप्ति को ही मान्यता दी, जिसके कारण भूगोल को निरपेक्ष विज्ञान बनाने हेतु क्षेत्रीय विन्यास की व्याख्या पर मॉडल निर्माण के प्रयास किए जाने लगे। परिणाम स्वरूप प्रत्यक्षवाद पर आधारित अन्य विज्ञानों ने प्रचलित सिद्धांतों पर उपयोग भूगोल में किया जाने लगा, जिसके कारण सांख्यिकी विधियों का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा और प्रत्यक्षवाद का महत्व भी इसके साथ बढ़ने लगा। इस अवधि को सांख्यिकी क्रांति का काल कहते हैं। इसके कारण भूगोल में अवस्थिति विश्लेषण सिद्धांत और प्रादेशिक विज्ञान का अध्ययन तेजी से होने लगा। इस तरह भूगोल क्षेत्रीय स्वरूप के विश्लेषण से आगे बढ़कर भूविन्यास के प्रकृत्यात्मक विश्लेषण की ओर आगे बढ़ा। अब आगे है प्रत्यक्षवाद की आलोचना। प्रत्यक्षवाद की आलोचना के अनुसार प्रारंभ से ही यह आलोचना का शिकार रहा, लेकिन 1980 के पश्चात यह भूगोलवेत्ताओं द्वारा तीव्र आलोचना का शिकार हुआ। प्रत्यक्षवादियों का मानना था कि तथ्यों के अध्ययन में मूल्यहीन वस्तुनिष्ठ परीक्षण संभव है, किंतु जो विद्वान थे उनका कहना है कि अस्तित्ववादियों, प्रत्यक्षवादियों और मानववादियों द्वारा प्रत्यक्षवादी नियम गणित मूल्यहीन विश्लेषण में परिणाम प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। यानी कि प्रत्यक्षवादी जो नियम है उसके अनुसार विश्लेषण प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। सेकेंड, उनका आलोचना था कि विज्ञान की एकता, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसा कोई सिद्धांत विकसित नहीं किया गया जिसके कारण प्रत्येक विज्ञान का विश्लेषण किया जा सके, उनका मानना था। एक ही सिद्धांत का प्रयोग प्रकृति विज्ञान और समाज विज्ञान में करना संभव नहीं, यह उनका तीसरा आलोचना थी कि हर एक विषय के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण करना संभव नहीं है या नियम नहीं है। फिर चौथा उनका आलोचना था कि प्रत्यक्षवाद की सबसे बड़ी कमजोरी प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित निष्कर्ष है, जिसके कारण सैद्धांतिक विचार और प्रेक्षण के मध्य की दूरी प्रत्यक्षवादियों के लिए सदैव एक बड़ी समस्या रही है। अतः एक सामाजिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए एक नए सिद्धांत के रूप में सांख्यिकी विधियों को अपनाया जाने लगा।